आज हम लोग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को पर चर्चा करते हैं। आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां हैं वो कैसे आईं, आधुनिक काल किन संदर्भों में आधुनिक है और उसके आधुनिकता आने के पीछे उसके कारण क्या हैं, क्यों उसको आधुनिक कहा गया है ना। पुनर्जागरण और नवजागरण का दौर किस प्रकार से आया है ना। भारत और भारत के बाहर के देशों में क्या हो रहा था उस दरमियान, जिस समय आज़ादी अपनी चरम सीमा पर थी, आज़ादी का संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था, उस समय भारत की क्या स्थिति। आप सब जानते हो कि 1900 से अब तक का समय हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल में भी कई काल डिवाइड हुए और उनके डिवाइड होने के पीछे शायद कारण ये रहा कि हम अध्ययन की दृष्टि से, अध्यापन की दृष्टि से हम उसको कैसे अच्छे ढंग से, सुनियोजित तरीके से हम कैसे उसको पढ़ सकें, जान सकें, है ना। उस जानने के पीछे जो जिज्ञासा थी, जो विचार था, वो कैसे आया। आप सब जानिए कि आधुनिक काल वास्तव में आधुनिकता का जो पुट था वो उसमें आ रहा है, लेकिन तमाम विद्वानों ने इनको अलग अलग ढंग से नाम किया। आचार्य शुक्ल ने गद्य काल कहा, गद्य का प्रथम उत्थान कहा, काव्य का प्रथम उत्थान कहा। तो इस प्रकार से वो अलग अलग ढंग से डिवाइड करते हैं। 1900 से आसपास का जो साहित्य है और जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें से आधुनिक काल की क्या पृष्ठभूमि है और उस आधुनिक काल को पहला काल भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग और फिर छायावाद, प्रगतिवाद, समकालीन कविता, आज कविता, साठोत्तरी कविता, तमाम भागों में बढ़ता है। इसी प्रकार उपन्यास, प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, कहानियों की भी बात ऐसी ही आती है कि प्रेमचंद की पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंदोत्तर कहानी। तो इसी प्रकार से नई कहानी की बात आती है। आइए कि विभिन्न प्रवृत्तियां और राजनीतिक धरातल पर आधुनिक काल को हम कैसे मापते हैं। सबसे पहले हम लोग उनकी जो परिस्थितियां हैं उन पर बात करते हैं। राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी। 1757 के पश्चात अंग्रेजों का शासन दृढ़ हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकारों के प्रचार प्रसार के साथ अत्याचार भी बढ़ा दी थी। हमारे यहाँ के जो राजा थे वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरठ, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर आदि में जो विद्रोह हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज उससे भयभीत तो थे लेकिन साथ में संकल्पित भी थे कि भारतीयों की जो आपस में फूट है, उस फूट के चलते हम पराजित नहीं होंगे, और जब हम पराजित नहीं होंगे तो हम शासन करेंगे। ये है उनके अंदर एक प्रकार का आत्मविश्वास था। 1905 में जब लाला लाजपत राय ने और उनके अन्य साथियों ने कांग्रेस में जब स्थापना होती है और उसमें लरमगर और गरमदर बनते हैं, तो 1905 में स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब यह नारा लगता है तो हर भारतीय के मन में हिंदुस्तान के प्रति राष्ट्रीय भावना प्रचारित होती है। और लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन की नीति में भारतीयों ने ये संदेश भर दिया था
1909 में मालेमिंटो सुधार कानून जब पारित होता है तो उन्होंने मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देने की बात की। यानी ये अंग्रेज़ों के मन में ये गांठ थी कि अगर हम हिंदू मुस्लिम जैसा कार्ड खेलेंगे, हिंदू मुस्लिम जैसी बातें करेंगे, तो जाहिर है कि हम बहुत सी चीज़ें हमारे पक्ष में आएंगी। एक तो भारतीयों की जो स्थिति है वो आपस में क्या होगी, वो आपस में थोड़ा सा कमज़ोर होगी, वो आपस में फूटेंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। इस प्रकार की वो कूटनीति चालें अपना रहे हैं। उसी समय बंगाल विभाजन हो रहा है। 1919 में रोल एक्ट के माध्यम से भारतीय जनता के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। 1920 में कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ में आती है और उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को मिलाकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। कांग्रेस औपनिवेशिक स्वराज की मांग के स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग की बात कर रही थी। जनता में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती गई। स्वतंत्रता संग्राम में मानववादी विचारधारा प्रमुख रूप से उपस्थित हुई। अहिंसा, सत्याग्रह, राजनीतिक समानता, अछूतोद्वार, हिंदू मुस्लिम एकता, धार्मिक समन्वय, ग्रामोद्वार, जमींदारों का विरोध, अनेक मानववादी विचारधाराओं के साथ पीड़ित हुई। इसके बाद जो स्थिति आती है कि 1920 और 1930 तक, 1920 से 1930 तक अंग्रेज़ों के दमन की नीति है वो जोरों पर चली। जातीयता, सांप्रदायिकता और भाषा समस्या और मुस्लिम लीग की स्थापना आदि इसी नीति के परिणाम थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और कांग्रेस मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा। 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई। 1942 में कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और देश के प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया। 1945 में ब्रिटिश उदार दल की सरकार बनी जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अत्यधिक सहानुभूति थी। इसी समय मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक नीति से सांप्रदायिक दंगे कराए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। नवीन चेतना के विकास के साथ साथ भारतीयों का दृष्टिकोण भी व्यापक हुआ। विदेशों के साथ तीव्रता से संपर्क साधने लगे और विश्व शक्ति, पंचशील, विश्व बंधुत्व की भावना की प्रशंसा हो। हिंदी साहित्य में इन नवीन चेतना को ग्रहण किया और अधिकाधिक मार्ग इसमें प्रशस्त। ये तो थी राजनैतिक स्थिति। इसके आगे हम लोग चलते हैं सामाजिक परिस्थिति कैसे। आधुनिक काल के समाज में जो नवीन चेतना उदित हुई उसका कारण आंग्ल भारतीय संपर्क ही था। नई चेतना शायद बंगाल से उत्पन्न हो रही थी। प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों पर तीव्रता से आघात किया गया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के जीवन में एक नया परिवर्तन ला दिया। सभी लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। हिंदू धर्म का कट्टरपन दूर करने के लिए उन्होंने तीव्र सामाजिक क्रांति की और वो चाहते थे कि आर्य समाज का उदय अगर हुआ है तो हर भारतीय के मन में आर्य समाज के विधि विधान, आर्य समाज की स्थापनाएं कम से कम साथ हों। यानी पाश्चात्य सांस्कृतिक अंधानुकरण और ईसाई धर्म अपनाने आदि की भावना का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि तत्कालीन सामाजिक अंधविश्वास, धार्मिक विवाद, बाल विवाह, विवाह का निषेध, विधवा विवाह, जाति भेद, रूढ़िवादिता, समूह यात्रा निषेध, स्त्री शिक्षा निषेध, जाति बहिष्कार का इत्यादि अकल्याणकारी अपरस्पर सहयोग की भावना से जैसे दहेज प्रथा का निवारण और विचारधाराएं सुधारकों के मन में विशेष रूप से पनपी। गांधी जी ने इस प्रवृत्ति के माध्यम से सामाजिक दशा में महान परिवर्तन किए। पश्चिमी संस्कृति के विरोध में भारतीय संस्कृति की महत्ता स्वीकार करने के लिए गांधी जी ने अनेकों उपाय किए। उन्होंने कोशिश किया कि हर भारतीय अपने मूल चरित्र को देखे, अपनी आत्मा को झांके और भारतीय संस्कृति के साथ साथ अगर वो अपने संस्कारों को, अपने वो आचार विचार को भी पंडित दे सकता है, कर सकता है, तो उसको अवश्य रूप से करना चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर, महर्षि अरविंद,
महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय इस समय के बड़े विचारकों में माने जाते हैं। ये बड़े बड़े जो विचारक थे वो हिंदुस्तान को एक अलग दिशा देने के लिए तैयार, या ये कह लीजिए कि अंग्रेज़ों के चंगुल से बचने के लिए उन्होंने जो एक सुधारवादी कदम अपनाया, जो एक सुधार की प्रवृत्ति अपनाया, वो हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में आई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वर्ग संघर्ष के कारण मार्क्सवादी विचारधारा का गौरव बढ़ने लगा। इसके फलस्वरूप जाति भेद की भावना का निवारण हुआ, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, शोषण से कृषक वर्ग की मुक्ति हुई, श्रमिक वर्ग स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार, शोषण में कृषक वर्ग की मुक्ति हुई, श्रमिक वर्ग की स्थिति में सुधार और राष्ट्रीयता की भावना, विश्व बंधुत्व की स्थापना, समाजवादी शासन व्यवस्था का केंद्र में आना, तमाम तरह की तब्दीली आती। अब इसी कड़ी में हम लोग आर्थिक परिस्थितियों की बात करते हैं। आर्थिक दृष्टि से अंग्रेज शासन के कारण देश की व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही, खस्ताहाल थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थ का शोषण किया, किंतु भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की व्यवस्था नहीं, जिसे हम पहले सोने की चिड़िया कहते थे। तो उस उत्तर भारत के सुनहरे पंख अंग्रेजों ने नोच डाले, वो संपूर्ण रूपेण बर्बाद हो गया। उसका सारा धन विदेशों में की ओर जाने लगा। भारत का कच्चा माल भी विदेशों से जाता और वहाँ से पका कर आता। विदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था। स्वदेशी वस्त्रों आदि को लोग ध्यान खींच रहे। इसका एक भाग आर्थिक स्वतंत्रता की मांग कर रहा। आर्थिक शोषण ने ही कांग्रेसी आंदोलन को और अधिक उभारा। जमींदारों से प्रताड़ित किसानों की दुरावस्था के पश्चात विदेशियों के जो बहिष्कार की बात थी, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सत्ता की बात थी, स्वतंत्रता के पश्चात देश की आर्थिक में पर्याप्त सुधार हुआ। और सबसे पहले जो पंचवर्षीय सिद्धांत लगाए गए पंचशील मॉडल पर, वो पंचवर्षीय सिद्धांत, इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 5-5 साल की सरकारें बनती हैं। ये 5 साल का मॉडल है। हर विकास पंचवर्षीय में एक मॉडल रखा जाता है कि हम इस मॉडल पर 5 साल काम करेंगे और इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी? आधुनिक काल की नवयुगीन चेतना के कारण धार्मिक दृष्टिकोण में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। जनता में मिथ्याचार, बाहाडंबर, लोलुपता, दिखावापन, भाग्यवाद, बहुदेववाद आदि का बोलबाला हो गया। और गांधी, रविंद्र, महर्षि अरविंद ने इसी विश्व धर्म की संज्ञा की लोग परिचित हैं। गांधी जी तो ये भजन का अत्यंत प्रिय था कि वैष्णो जन तो कहिए क्या, तीर पर आए जाने रे। गांधी जी की धार्मिक समन्वय की भावना सभी के लिए श्रेयस्कर थी। इस युग में सुधारवादी आंदोलन के तहत हर सुधारक नेता, हर समाज सुधारक नेता ये चाहता था कि वो अपने माध्यम से अपने जो उसके सुधार के बिंदु हैं, सुधार के जो मानक हैं, उन मानकों में वो तय करे, वो आगे बढ़े, जाति पात का विरोध करे, वो सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों की बात करे। साहित्यिक जो परिस्थितियाँ थीं उसमें आधुनिक काल में अपने पूर्ववर्ती साहित्य के विषम शैली में दोनों में मिलता है। इस युग में साहित्य इस काल के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव पड़ा। इस युग का साहित्य राजमहल की चहरदीवारी से निकल कर गांधी और गांव तक पहुंचा। जनता के सुख दुखों की कहानी सुनकर उसे अभिव्यक्त होने लगे। इस युग में साहित्य विशेष की उदारता का प्रश्न आया। श्रृंगार काल की प्रवृत्तियाँ, रसिकता, प्रधानता और जीवन के प्रति संकुचित दृष्टिकोण, अलंकार की प्रवृत्ति जैसे विषयों से लोगों का मोह हटा और वो यथार्थ की श्रेणी में आए। जो आज हो रहा है, जिसके पीछे हम सब आप कहीं कारण हैं, कहीं कार्य हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम शामिल हैं। तो इस प्रकार से वो आता है। आधुनिक साहित्य में मूलभूत विशेषता ये हुई कि गद्य का आविष्कार हुआ। खड़ी बोली, गद्य खड़ी बोली में लिखा जाएगा, मानक भाषा के रूप में प्रचलित हुआ। कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र, निबंध, रेखाचित्र, एकांकी, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, वार्षिक साहित्य आदि पर बहुत अच्छे काम।
तो ये थी हमारी आधुनिक काल की प्रवृत्ति। इन आधुनिक काल की प्रवृत्तियों में आप देखिए कि जैसा हमारा वातावरण है, उस वातावरण में हमें बहुत कुछ तब्दीली मिलती है, बहुत कुछ बदलाव मिलता है। चाहे वो आर्थिक परिस्थितियाँ हमारी रही हों, चाहे वो सामाजिक रही हों, चाहे वो राजनीतिक रही हों, चाहे साहित्यिक रही हों। इसीलिए आधुनिक काल जब आता है तो इन्हीं मापदंडों के कारण इसको आधुनिक काल भी कहा जाता है। आइए आधुनिक काल की जो विशेषताएं हैं उन पर नज़र डालते हैं कि इस काल की विशेषताएं क्या थी। पद्य के साथ साथ गद्य का विकास हुआ, ये पहली विशेषता थी। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम विशेषता गद्य का आविर्भाव हुआ। और आप सब जानते हो कि जो 1900 ईस्वी में जो 4 गद्यकार रखे गए फोर्ट विलियम कॉलेज में, उन्होंने गद्य के बारे में विभिन्न प्रकार की अपनी मत बोले। भाषा का परिवर्तन हुआ, दूसरी प्रवृत्ति है। आधुनिक काल की दूसरी प्रवृत्ति भाषा के परिवर्तन की है। इस युग के साथ ब्रजभाषा संन्यास जाना पड़ा और साथ में खड़ी बोली को अपना साम्यक प्रभाव दिया। जो क्षेत्रीयता थी, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज थी, जो आंचलिकता थी, वो एक तरफ हो गई। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनी, आदर्श भाषा बनी, और वो बनी खड़ी बोली, जिसमें हम सब आप लोग ऑफिशियल में बात करते हैं। और वो खड़ी बोली वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक तरीक़ों से की गई। और इस वैज्ञानिक तरीक़ों में से कहीं न कहीं ये भी सामने आया कि जिस हिंदुस्तान को, जिस भारतीय परिवेश को हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने अनुकूल, वो उसके अनुकूल क्या हमारी परिस्थितियाँ हैं क्या? अगर नहीं है तो उसके पीछे कारण क्या है? अगली जो उनकी प्रवृत्ति है वो राष्ट्रीय भावना की प्रवृत्ति है। हिंदुस्तान का जन जन, बच्चा बच्चा के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है वो भरी हुई, देश प्रेम उसके अंदर हो, चाहे वो भारतेंदु हों, चाहे महापुरुष द्विवेदी हों या अन्य लेखक हों, सभी ने उस समय के तत्कालीन माहौल को देखते हुए अपनी हिंदी से प्रेम करने की सलाह दी, हिंदी से प्रेम करने की बात कही। अब जो कभी स्टेशन जाते होंगे, ट्रेन में जाते होंगे, तो आपको बहुत कोटेशन मिल जाएंगे, सूक्तियाँ मिल जाएंगी। निज भाषा को उन्नति है, अन्य भाषा को सूद, इस प्रकार के जो है ना, अपनी भाषा पर गर्व करनी चाहिए, इस प्रकार की सूक्तियाँ भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 प्रवृत्ति देखी। कौन कौन? पहली प्रवृत्ति तो ये है गद्य और पद्य का विकास एक साथ हो रहा है, भाषा का परिवर्तन हो रहा है, और अगली प्रवृत्ति क्या है? राष्ट्रीयता का उदय हो रहा है। जो उसमें राष्ट्रीयता तत्व है, राष्ट्रीयता की बात हो रही, उसका उदय हो रहा है। अब जो अगली प्रवृत्ति है वो है नवयुग की चेतना का विवेचन। जो उस नए युग में, जिस आधुनिक युग में जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं, जिन संदर्भों की बात कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे शोषित जीवन में, कहीं न कहीं हमारे सामाजिक जीवन में दिखलाई पड़ता है। उसका हम मुखर विरोध करते हैं या उसका हम विकल्प खोजते हैं, और उस विकल्प खोजने के पीछे शायद हमारे पास यही कारण है कि हम उन्मुक्तियों से थोड़ी देर के लिए राहत पा जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि निम्नवर्गीय समाज अपने रोज़मर्रा के जीवन से जिस प्रकार से हटती जा रही थी, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना जैसे उसकी स्थिति बनती जा रही थी, उसके लिए कोई स्थायी तत्व नहीं था जिससे वो अपना जीवन निर्वहन कर सके। अगली जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति हुई चौथे में, 5वें में शैली परिवर्तन हुआ, स्टाइल परिवर्तन हुआ। कविता लिखने का ढंग बदल गया, कहानी लिखने का, गद्य लिखने का जो ढंग है वो बदल गया। और उसमें जहाँ रीतिकाल तक रस, छंद, अलंकार की बात की जा रही थी, भारतीय युग में आते आते, द्विवेदी युग में आते आते कविता महत्वपूर्ण हो गई, कविता का कंटेंट महत्वपूर्ण हो गया, कविता में जो हम बात कह रहे हैं वो बात सही तक पहुंचाए, ये महत्वपूर्ण हो गया। ना कि कविता बहुत अलंकारवादी हो, ना कि कविता बहुत इस प्रकार की हो जिसमें हम देखने से परेशान हो जाएं। तो तमाम ऐसी चीज़ें घोषित हुई। श्रृंगार भावना का विकास भी हुआ। भारतीय हिंदू के प्रारंभ में रीतकाल का असर दिखाई देता है, और छायावादी युग में श्रृंगार को पुनः आश्रय दिया गया। श्रृंगार वर्णन के साथ साथ तमाम नायिकाओं के भेद की चर्चा की गई कि नायिका भेद किस प्रकार से आया, उसके आने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, अगर वो आए तो कैसे आए,
है ना। तो सूक्ष्म सौंदर्य ना हो करके वो बृहत सौंदर्य है। प्रकृति चित्रण, अगली प्रवृत्ति आई प्रवृत्ति चित्रण। आधुनिक काल में प्रवृत्ति चित्रण की अत्यधिक महत्ता दी गई। श्रृंगार काल में प्रवृत्ति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया। आधुनिक काल के परिवर्तन हो गया। देश प्रेम के चित्रण में ये प्रकृति को नहीं जान सका, इसमें रहस्य भावना भी तिरोहित हो गई। छायावादी काव्य में तो प्रवृत्ति के उग्र और सौम्य दोनों रूपों को अपनाया गया। प्रकृति चित्रण के माध्यम से सौंदर्य बोध भी कराया गया। जैसे कहते हैं ना, उज्ज्वल चेतना का वरदान जिसे सब कहते हैं। तो इस प्रकार से भी तो बात है। वादों की प्रधानता आई। अब देखिए, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, ये दो काल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद वाद आने लगे, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। वाद माने क्या होता है? सिद्धांत। वाद माने सिद्धांत। और वादों की क्या स्थिति आई? आधुनिक काल का साहित्य वादों से भरा पड़ा है। पाश्चात्य साहित्य विधाओं के अनुकरण पर हिंदी में विभिन्न वादों का समावेश हुआ। इसी वादों की चहरदीवारी के मध्य आधुनिक साहित्य अधिक समृद्ध है। इन वादों में छायावाद, रहस्यवादी, अभिनववादी, स्वतंत्रतावादी और पलायनवादी की बात कही गई। और इसमें विशिष्ट सामाजिक स्तरों पर अपनी रचना करने के लिए लेखक मजबूर होता है और लेखक कहता है। आंग्ल प्रभाव आधुनिक काल के रीति साहित्य पर, आधुनिक काल के साहित्य पर अंग्रेज़ों का प्रभाव है। और अंग्रेजी लोग बड़ी शिद्दत के साथ सीखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि पढ़िए अंग्रेजी गिरपिट बोलिए, पढ़िए अंग्रेजी गिरपिट बोलिए, घर में चाहे गाली दीजिए, दरवाज़ा तेज़ी से खोलिए, स्मार्ट ढंग से दरवाज़ा खोलिए, है ना। तो इस तरह की जो बातें आई, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आधुनिक तालीम का देखिए नतीजा, आधुनिक तालीम का देखिए नतीजा, चाची के आगे बेड पर लेटा हुआ है भतीजा। इस प्रकार की आधुनिक तालीम, जिसको हम मॉडर्न कह रहे हैं। आप सब जानते हो कि हम छोटे कपड़े पहनना, कपड़े जगह जगह से फट जाएं, या आधुनिकता के नाम पर जो भी कर लीजिए, उसको आप कह दीजिए कि हम आधुनिक, है ना। तो इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा कि हम सिर्फ कैसे आधुनिक, हम इस प्रकार के आधुनिक हैं कि हम अपनी परंपरा को छोड़ते चले जा रहे हैं, आधुनिकता के रंग में रंगते चले जा रहे हैं। क्या जायज़ है? हमें परंपरा उतनी ही ग्रहण करनी है, नवीनता उतनी ही ग्रहण करनी है जितने में हमारी परंपरा का कोई नुकसान ना हो। ठीक है। अब कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि इस गद्य काल में लिखे गए। साधारण विषयों की बात हुई, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे गोरक्षा की बात हो, सपूत, करुणा, तमाम ऐसे आए। तो आधुनिक हिंदी काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों में से जो अगर हम देखें तो हमारे पास मोटा माटी हम उनको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायोत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद। तो इस प्रकार की ये बात। तो एक ये पूरे आधुनिक काल पर हम लोगों ने जानने समझने की कोशिश की कि आधुनिक काल का संपूर्ण वातावरण किस प्रकार का था, और उसके पीछे कहीं न कहीं यह इस बात का जोर था कि वो एक तो अपनी बात को अपने ढंग से, यानी आधुनिक ढंग से कहना चाह रहा था। और उस आधुनिकता के पक्ष में ये जरूर था कि जो भी नवीनता दिखाई दे रही है, जो भी बातें दिखाई दे रही हैं, वो आधुनिक ढंग से आ रही, चाहे वो युद्धों का प्रभाव रहा हो, चाहे वो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव रहा हो। निश्चित तौर से अगर हम लोगों ने अंग्रेजी सीखी तो जाहिर सी बात है, जो बाहर का साहित्य था, जो बाहर की बात थी, उसको अनुदित रूप में हम लोगों ने देखा। और जब उसको हमने अनुदित रूप में देखा तो उन कहानियों में, उन उपन्यासों में, उन नाटकों में वो चीज़ें दिखाई देती हैं। अब देखिए कि भारत दुर्दशा, भारतेंदु का बेहतरीन नाटक,
अंधेर नगरी चौपट राजा टकेशेर भाजी टकेशेर खाजा, आप सब लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो यथा राजा यथा जैसी प्रजा। अब आइए हम लोग बात करते हैं भारतेंदु युग पर। जैसा आप सब जानते हो कि इस युग का नाम भारतेंदु के नाम पर था। भारतेंदु ने अपने अल्प समय में जितना काम किया वो शायद लोग 60 साल में नहीं कर पाते या 70 साल में नहीं कर पाते। तो भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को जिस परंपरा के साथ खड़ा किया, जिस विचारधारा के साथ खड़ा किया, उस विचारधारा में उनकी कितनी गहरी सोच रही होगी, वो कितनी शिद्दत से बात रखना चाह रहे थे। पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला है, अंग्रेज़ों का शासन है, और फिर भी कवि अपनी कविता में अंग्रेज़ों के खिलाफ बात लिख रहा है। जो भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया, उसमें से टैक्स के प्रति, पूर्व बर्बरता के प्रति या नवीन सामाजिक आंदोलनों के प्रति पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित शिक्षित वर्गों की कटु आलोचना या धांधली आदि तमाम रूपों से वो जाना गया। इस काल में इस काव्य की जो सबसे बड़ी बात रही कि काव्य के रूप में ब्रजभाषा चलती रही, लेकिन खड़ी बोली के रूप में गद्य आती। तो जब खड़ी बोली के रूप में गद्य आती रही तो वहीं से एक तरह से जनवादी विचारधारा की शुरुआत होती है, और इसमें नवजागरण और जन जागरण, कजरी, ठुमरी, लोक सामने आता है। जो लोक कहीं गायब हो गया था वो लोक सामने आता है, चाहे वो कहरवा हो, आल्हा हो, चैती हो, होली हो, सांझी हो, बिरहा हो, चनैनी हो, जो आसपास के जो क्षेत्रीय लैंग्वेज के जो गीत हो सकते हैं वो गीत भी सामने आए। यानी कहने का मतलब ये है कि वो किस प्रकार से वहाँ तक वो बढ़े, और उसके बढ़ने के पीछे शायद यही कारण रहा होगा कि जो वो कहना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, वो शायद उतना उस रूप में नहीं आ पा रहा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को प्रथम उत्थान कहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वीकार किया। भारतेंदु युग का जो समय है वो 1862 से 1930 तक माना जाता है। अब जो भारतेंदु युग की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आप देखिए उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है गद्य शैली का परिमार्जन एवं परिष्करण करना। भारतेंदु युग में गद्य शैली का परिमार्जन हुआ। परिमार्जन माने शुद्धिकरण हुआ, और पर्याप्त मात्रा में हुआ। हिंदी गद्य की अभिव्यंजना शैली से अभूतपूर्व नवीनता दृष्टिगोचर हुई। हिंदी गद्य में युगांतकारी परिवर्तन उपस्थित हुए, और इसे कहा गया कि हिंदी नई चाल में ढल रही है। 1857 की जो बात होती है वह हिंदी नई चाल में ढल रही है। दूसरी बात हुई गद्य की विविध विधाओं का विकास हुआ। नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, तमाम नई नई विधाओं का उदय हो रहा है। अगला, समकालीन जीवन का निरूपण। भारतेंदु युग में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं अन्य सामान्य परिस्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तन की साहित्यिक विधाओं के माध्यम से इसका उदय होता है। इस युग के साहित्य के समाज की चिंतनों का यथार्थानुकूल है। और जो सबसे बड़ी जो बात हुई वो हुई पत्र पत्रिकाओं का निष्कासन। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में जिस तरह से तीव्रता लाई, वो हिंदी और हिंदुस्तान के लिए, भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा सौगात थी, जिसमें से भारतेंदु खुद पत्रिकाएं निकालते, बाला, बोधनी, महिलाओं से संबंधित पत्रिका निकलती थी, या बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त और श्रद्धालाम, इस प्रकार से गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, तमाम लोग थे जो पत्र पत्रिकाओं को निकाल रहे थे। शिवशंभू का चिट्ठा उस समय लिखा जा रहा है। अब जो भारतेंदु युगीन कविता की जो प्रवृत्ति है, वो पहली प्रवृत्ति क्या है? देशभक्ति होना चाहिए। शर्त ये है कि इस काल की कविता में देशभक्ति होना चाहिए। अब वो देशभक्ति कैसी हो? चेतना जरूर थी। आवहूँ अब जहाँ तहाँ दुख तहाँ दिखाई, हाँ हाँ भरत दुर्दशा देखी नहीं।
आवों मिल सब रोमों भाई, हाँ भर दुर्दशा देखी नहीं। इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई हिंदुस्तान की कि खुद हिंदुस्तान के लोग भारत की दुर्दशा को नहीं देखना चाहते। भारतेंद्र लिखते हैं अंग्रेजों के बारे में, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में लिखते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन घूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज, सब गुरुजन को बुरे बतावें, अपनी खिचड़ी अलग पकावें, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। अब दो अर्थी बात करते हैं, चूँकि आप सब जानते हो अंग्रेजों का समय है, अंग्रेज अगर इतनी हिंदी जान जाते तो कम से कम 100 कूड़ा लगाते भारतेंद्र पर। तो भारतेंद्र ऐसी बात का विस्तार करते हैं, भारतेंद्र ऐसी अपनी सफलता असफलता के बारे में जो बात करते हैं वो अपनी भाषा के जरिए, अपनी ताकत के जरिए वो दिखाते हैं। दूसरी बात प्राचीनता और नवीनता का जो समन्वय है भारतेंद्र काल कवियों में, जहाँ एक देसीपन है, राष्ट्रीयता है, वहीं प्राचीनता की भी बात की जा रही है। और उन कविताओं में नक्सिक वर्णन जो विस्तृत किया गया है, इसमें संक्षेप करके बताया गया। तीसरा, जनवादी विचारधारा का चित्रण। भारतेंद्र ने अपने उस श्रृंगारिक काल के दौरान, जिस श्रृंगार काल में वो रीतकाल की बात हो रही थी, उससे हट करके भारतेंद्र ने क्या किया कि जनवादी विचारधारा को, एक गांव का प्रत्येक आदमी, गांव का प्रत्येक व्यक्ति इतना जनवादी ये है कि वो अपनी बात कह सकता है, रख सकता है, ठीक है। तो इस तरह की बातें हुई। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता प्रकृति चित्रण। भारतेंद्र में प्रकृति चित्रण परामुक्त हुआ और कवियों को प्रवृत्ति का बाह्य नियंत्रण उतनी अधिक नहीं रमी जितना नर प्रकृति के वर्णन में अंग्रेजी साहित्यकार का प्रभाव हुआ। प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण की प्रथा प्रारंभ करके ही हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, जहाँ कहते हैं कुजित भाई कुलहंस कहो, मज्जत परावत कहूँ कंडरो उड़त कहूँ, लवकुंड धावत, चक्रवाक कहूँ बसंत कहूँ वक, ध्यान अगावत, सुन पी जहाँ जे मित जाही भाव रेली गावत। जो कोटेशन दे रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं, जिसका उदाहरण दे रहे हैं, उन उदाहरणों के जरिए भी वो अपनी बात को रखना चाहते। इति व्रतात्मकता आई, यानी इस काल में कवियों को समसामयिक विषयों पर तो कविताओं का सृजन किया। कहीं कहीं पर गहन अनुभूति के दर्शन होते और कहीं कहीं केवल तुकबंदी का प्रयास किया गया। अमूमन कविता लिखने में एक बीज बिंदु आता है और फिर पूरी कविता उस बीज बिंदु के साथ चलने लगती है। जैसे जैसे वो आगे चलता है वैसे वैसे कविता भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तो उसके पीछे चलना और उसके बारे में बात करना दोनों की चीज़ें हैं। भाषा में परिवर्तन हुआ, खड़ी बोली आ गई, छिद्रता हट गई। छंद में विशेष रोला, छप्पा, कवित्व आदि प्रकार के छंद आए। अब इसके जो प्रमुख राइटर हैं वो भारतेंद्र ऋषि हैं। 34 वर्ष की अल्पायु में इनका देहांत हो गया। 1907 में पैदा हुए और 1941 में इनका निधन हुआ। और जब वो भारतेंद्र कविता लिख रहे हैं, अपनी शैशवावस्था में दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तो कहते हैं दाम तो मोल लिया व घर के, दास दास श्री वल्लभ सुत के चाकर राघव का। भारतेंद्र अपनी बात को निर्भीक रूप से कहते हैं और उस निर्भीकता में वो ये भी कहते हैं, करी कुलीन को बहु ब्याह, बल बीरज मार्यो, विधवा ब्याह निषेध कियो, व्यभिचारी प्रचार्यो। भारतेंद्र ने सामाजिक विषयों के बारे में लिखा और तमाम समस्याओं का वर्गीकरण किया कि हमारे दोहरे मुखौटे हैं। हम एक इस समय तक तो क्या करते हैं, एक समय तक लगता है कि हम अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, और अंत हम अच्छे नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये भारतेंद्र युग और आधुनिक काल के बारे में। हम लोग कल द्विवेदी युग को पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए द्विवेदी युग को, ठीक है। तो बहुत बहुत आभार, आप लोग इतनी देर तक जुड़े रहे, सुना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा।